मित्रों, मैं रविंद्र आर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं। और आज वीडियो वैदिक सभ्यता की जो वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की सारणी के माध्यम से हम अंतर करा रहे हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न टॉपिक माना जाता है, लेकिन यदि आ भी जाए, रीट में क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट ईयर का लेक्चर होने वाला उसमें भी क्वेश्चन 100% आएगा। ये आपको लगभग 5 टॉपिक के द्वारा मैं ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की अंतर सारणी बनवा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहली अंतर सारणी भौतिक क्षेत्र की, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र की, आर्थिक की, और ऐसे करके 3 वीडियो आपको बना दी। और आज को चौथी वीडियो है वो सामाजिक जीवन है। एक बात आपको क्लियर बता दूँ, STC वाले L1 वाले ये ना समझें कि ये L2 SST वालों को है, BEd वालों को नहीं, ये आपके लिए है। क्योंकि आप अपने सिलेबस में देखना, एक टॉपिक दे रखा है परिवार और उसी में आ जाता है समाज, ठीक है। तो परिवार और समाज जो टॉपिक है वह इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ये टॉपिक रीट वालों को बहुत ही सिद्ध होने वाला है, L1 हो या L2 STC वाले हो या BEd वाले हो, ठीक है। तो आपको चलें शुरू करें। तो टॉपिक है, सभी विद्यार्थी लिखें, आर्यों का सामाजिक जीवन या वैदिक समाज का या वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, कुछ भी लिख सकते हैं। वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, वैदिक काल का सामाजिक जीवन या आर्यों का सामाजिक जीवन, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हम सामाजिक जीवन पढ़ने वाले हैं। इसी आधार पे अंतर सारणी चलेगी। तो हम 4 भागों में इसे पढ़ा रहे थे, वही सारणी जैसे मैं आपको पहले बना दूं। जैसे यहाँ क्रम संख्या चलेगी, बिल्कुल ऐसे बना जो पहले बना रखा था। यहाँ जो अंतर चल रहा है, आर्यों का सामाजिक जीवन, वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। और इसके फिर 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ ऋग्वैदिक काल आएगा, यहाँ उत्तर वैदिक काल, ठीक। चलें, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक जीवन, समाज कैसा था जब वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति कैसे रहता था, समाज कैसा था। तो सामाजिक स्थिति पढ़नी है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि संस्कृति की, वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी, अर्थात ऋग्वैदिक काल की संस्कृति शहरी थी या ग्रामीण थी, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसी उत्तर वैदिक काल में संस्कृति ग्रामीण थी या शहरी थी, कि L2 वालों को BEd वालों को नगरीकरण टॉपिक दे रखा है, शहरीकरण और नगरीकरण। तो इसमें भी ध्यान रखना, विशेष करके 4 शब्द बनाता है, तो इसमें से कोई लाइन उठा सकता है। तो ऋग्वैदिक काल की जो समाज की संस्कृति थी वह ग्रामीण थी। एक तो बात आपको ध्यान रखना, ये शहरी नहीं थी, ग्रामीण, अर्थात व्यक्ति के मकान मिट्टी के बने होते थे, घास फूसों की झोपड़ियाँ हुआ करती थीं। इस प्रकार ये ग्रामीण संस्कृति थी। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े शहर बनने लगे, लेकिन प्राय हम समाज की स्थिति की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण ही था। तो ग्रामीण संस्कृति थी, मिट्टी के मकान थे, यहाँ बड़े बड़े मकान बनने लगे, यहाँ प्राय मिट्टी के मकान थे। इसलिए वैदिक सभ्यता की दोनों जो समय हैं वो ग्रामीण संस्कृति थी। एक बात, अर्थात मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग होता था। अब आपको एक क्वेश्चन बनता है कि वैदिक संस्कृति में मिट्टी का प्रयोग होता था, मिट्टी के मकान थे, घास फूसों के मकान थे। अब यहाँ बर्तन की बात आएगी, मृदभांड।
मृदभांड कैसे थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे तो उनका रंग कैसा था, तो आपको ध्यान रखना काले व लाल मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो इस काल में, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग अर्थात वैदिक सभ्यता के लोग काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के अपने किचन में मृदभांड चलते थे। अब यहाँ के किचन में, यहाँ के काल के जो किचन में अपने बर्तनों का प्रयोग करते थे वो मृदभांड ही थे मिट्टी के, लेकिन उन पे कुछ चित्र बने होते थे, पेंटिंग चालू हो गई, इसलिए कह सकते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। तो आपको ध्यान रखना ये संस्कृति आपकी पूछी जा सकती है, क्योंकि 9th क्लास और 11th क्लास है उसमें दे रखी है कि ऋग्वैदिक काल की संस्कृति काले लाल मृदभांड वाली थी, उत्तर वैदिक काल की संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड वाली थी। और ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल उत्तर वैदिक काल जो ग्रामीण संस्कृति, इसलिए ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता इसलिए कहते हैं कि दोनों कालों में ग्रामीण जैसा रहना खाना पीना था। एक बात ठीक है, क्वेश्चन हो गए आपके। अगला बात करते हैं, अब इस समय जाति कैसी, समाज कैसे वर्गों में बटा हुआ था, तो एक क्वेश्चन आता है और ये सर्वाधिक पूछा जाता है इसमें, जाति या वर्ण का आधार। ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार क्या था या वर्ण का आधार क्या था, उत्तर वैदिक काल में जाति व वर्ण का आधार क्या था। तो ध्यान रखना इसमें कर्म, कभी कभी कर्म गुण एक साथ रख देते हैं, कर्म गुणों के आधार पर, ठीक है। तो कर्म के आधार पर विशेष करके ध्यान रखें, गुण भी आपको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी कर्म गुण दोनों मिल जाते हैं। कर्म के आधार पर और यहाँ जात जन्म के आधार पर जन्म, अर्थात इस काल में ऋग्वैदिक काल में जो मैंने आपको समय बताया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व BC, इस काल में जो लोग थे उनकी जाति कर्म के आधार पर बटी हुई थी। और मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में वैदिक कहते ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त पढ़ाया है और उसमें बताया था जन्म कहते जाति की उत्पत्ति कैसी हुई। तो वर्णों की उत्पत्ति, चतुर्वर्णिक व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी हुई, तो मैं आपको एक बार रिवाइज के रूप में ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रंथ में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति, 4 वर्णों की उत्पत्ति या चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या 4 वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी शायद लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ईयर लेक्चरर में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, 4 वर्णों की देवी सिद्धांत का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, तो उसमें 4 वेदों में एक वेद दे रखा था, एक संहिता, एक ब्राह्मण, ऐसे दे रखे थे। तो आपको ध्यान रखना उपनिषद भी दे रखे थे और ऋग्वेद दे रखा था, एक ब्राह्मण ग्रंथ दे रखा था, ऐसे करके आपको ध्यान रखना ऋग्वेद में अंतर है। तो सबसे पहले जाति की उत्पत्ति कैसी हुई, तो मैंने आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है उसमें बताया कि परम पिता सृष्टि निर्माण करता, सृष्टि की उत्पत्ति उसी से हुई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, तो उसमें बताया गया परम पिता ब्रह्मा जी के मुख से, और क्या हुआ, मुख से हुआ ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो आपको ध्यान रखना, तो कर्म जैसे करेगा, जो व्यक्ति पुरोहित का काम करता था, गुरुकुल चलाता था, वेदों का उच्चारण करता था, वेदों का प्रचार करता था, वह ब्राह्मण कहलाता था। जैसे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, और वो कौन थे, एक क्षत्रिय घर में जन्म लिया था, क्षत्रिय थे विश्वामित्र, लेकिन उन्होंने पुरोहित का काम चालू कर दिया,
वेदों का प्रसार प्रचार गुरुकुल पद्धति अपना ली, इसलिए वो ब्राह्मण जाति के बन गए। और आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि विश्वामित्र जी हैं तो ब्राह्मण लोग विश्वामित्र लगाते हैं कि हम विश्वामित्र गोत्र से हैं, तो गोत्र प्रथा बन गई। तो गोत्र प्रथा इस समय बनेगी, इस समय नहीं थी कोई भी। तो क्वेश्चन आपको आ जाए, ऋग्वेदिक काल में जाति का आधार क्या था? तो कर्म करना है। उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार क्या था? आपको जन्म करना है। एक बात क्लियर, चारों वर्णों का उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र का सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? केवल शूद्र शब्द का एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में ही है। तो वैश्य शूद्रों के लिए एक एक बार का उल्लेख है ऋग्वेद में। लेकिन यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ की बात करें तो ऐसे आधार पे आपको यहाँ प्रश्न दो बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न बनेगा, और क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है कि सर्वप्रथम, जैसे यहाँ सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख, और यहाँ सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख, ये बन गया। कहने का मतलब है चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? दो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको एक जैसा लग रहा है, ध्यान से पढ़ें। सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख, तो आंसर करना है ऋग्वेद। ऋग्वेद है, केवल ऋग्वेद है। और यदि क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों को, कर्तव्य भी जोड़ दें, चारों वर्णों का कर्तव्य क्या है, इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो आपको ध्यान रखना ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। कौन से में? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। एक बात, इसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो वेदों का अध्ययन करेगा, पुरोहित का काम करेगा, क्षत्रिय प्रजा की सेवा करेगा, राजधर्म अपनाएगा, और जो वैश्य है वो कृषक वर्ग का कार्य करेगा, व्यापारिक वर्ग का कार्य करेगा, और जो शूद्र है इन तीनों की सेवा करेगा। ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। एक बात, ऐसे वैश्य और शूद्र के लिए सबसे पहले किसका उल्लेख हुआ है? यहाँ पे उल्लेख हुआ है। ऐसे ही आपको यहाँ दो शब्द आए इनके लिए, अनस्य वलीकृत, और एक शब्द आया है अनस्य प्रेष्य। तो अनस्य जब वलीकृत आया है, वली का मतलब एक कर बताया था मैंने आपको कि राजा जब स्वेच्छा से ऋग्वेदिक काल में कर देती, वो स्वेच्छा से भेंट देता था, नजराने देते थे, वो बलि था। लेकिन यहाँ एक नियमित कर बन गया। तो अनस्य वलीकृत किसके लिए आया है? वो वैश्य के लिए आया है, अर्थात ये कृषक काम करेगा, व्यापारिक वर्ग का काम करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, तो उसे एक कर देना है। अर्थात अनस्य का मतलब दूसरों को कर देने वाला। तो बनिया तो टैक्स ही दें, सबसे ज़्यादा टैक्स छोड़ दें। तो अनस्य का मतलब है दूसरों को कर देने वाला, वो वैश्य कहलाता है। अर्थात तुझे कृषि कार्य करना है और राजा को अन्य दूसरों को कर देना है। एक बात, और जी पैसा वारों कर कैसू टैक्स फैक्सू दे सकें, ठीक है, बहुत से उधारों पैसे दे सकें, बनी दें। अब अनस्य प्रेष्य किसके लिए कहा गया है? शूद्र के लिए। अब इसमें क्या कहा गया है? दूसरों की सेवा करने वाला शूद्र होगा। दूसरों की सेवा करने वाला क्या होगा? शूद्र होगा। दूसरों को कर देने वाला वैश्य होगा, अर्थात ये कर देगा और ये दूसरों की सेवा करेगा। तो इस प्रकार सबसे पहले चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे एक बार बता रहा हूँ, फिर से मिटाऊंगा। ऋग्वेदिक काल में जाति का आधार क्या था? कर्म। उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार क्या था? जन्म के आधार पे। सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में मिलता है, देवी सिद्धांत का उल्लेख है। वैश्य शूद्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक एक बार मिलता है। सबसे पहले चारों वर्णों के कर्तव्य अर्थात कार्यों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, और वैश्य को उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों में अनस्य वलीकृत कहा गया है, और शूद्र को अनस्य प्रेष्म कहा गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे इस सामाजिक जीवन में, समाज में ये स्थिति थी। समाज में 4 वर्णों में, यहाँ भी 4 वर्ण नहीं थे, यहाँ भी 4 वर्ण थे, और इस प्रकार, लेकिन यहाँ जन्म के आधार पर बढ़ने लगे, यहाँ कर्म के आधार पे। अब ठीक है, जाति हो गई। अब जाति के बाद बात करते हैं परिवार की। जाति, अब बात करते हैं परिवार। तो पहले आप इनको उतारें, फिर आपको जो आपका ये तीसरा पॉइंट है वह है परिवार डाल लेना यहाँ। अब परिवार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मिटा दें, करो। अब देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सानी एक तरह की। तो तीसरा टॉपिक डाल रहे हैं परिवार। अब परिवार में हमारे प्रश्नों ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या बनेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवार, ठीक है। आ गया टॉपिक। तो परिवार, आपको परिवार समाज दोनों पढ़ने हैं। परिवार L रेट वाले, L1 वालों को पढ़ना है, परिवार और ये पूरा टॉपिक L2 वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का विशेष ध्यान रखें, ये भी आपके लिए मोस्ट है। अब क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेदिक काल है ये, आप जानते हैं 2 वाक्य किए थे मैंने, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में परिवार के बारे में बताना है, परिवार कैसा था। उत्तर वैदिक काल में परिवार कैसा था, एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था। तो ध्यान रखें, ऋग्वेदिक काल में जो परिवार था वह संयुक्त परिवार था। कैसा? संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार इधर हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी कैसा था? संयुक्त परिवार था। तो मैं आपको 4 प्रश्न बता रहा हूँ, 2 प्रश्न तो आपके सामने हैं, 2 प्रश्न है, 4 क्वेश्चन बनते हैं परिवार के बारे में इस टॉपिक के संबंध में। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का, जो सिंधु सभ्यता पिछला जो टॉपिक है, सिंधु सभ्यता का परिवार था तो वह भी संयुक्त परिवार था, एक बार। दूसरा है, क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल का परिवार कैसा था? संयुक्त था। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, उत्तर वैदिक काल का परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार। अब आ जाओ, वर्तमान में भारतीय समाज, भारतीय परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार। लेकिन देख रहे हैं परिवार टूटने लग गया है, लेकिन तब भी प्राय भारत का जो वर्तमान में परिवार है वो संयुक्त परिवार है। अब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? क्या होता है संयुक्त परिवार? तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं कि दादा, जो हमारा दादा है, 3 पीढ़ी का जो परिवार होता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। अर्थात एक ऐसा परिवार जिसमें दादा की पीढ़ी अर्थात दादाजी हों, फिर आपके पिताजी और आप स्वयं, ये 3 पीढ़ी क्या कहलाती हैं? ये संयुक्त परिवार कहलाता है। तो आज हमारा भारत का समाज ऐसा है, देखने को मिल रहा है, टूट रहा है, लेकिन अब भी समाज से, अपने पहली पीढ़ी से या दूसरी पीढ़ी से हमारा, जिसमें मैं हूँ, तो मैं अपने पिता से अब भी जुड़ा हुआ, अपने दादा, अपने चाचा ताऊन से अब भी जुड़ा हुआ हूँ। तो दादा, पिता और स्वयं, और इस प्रकार भारतीय समाज वर्तमान में यही संयुक्त परिवार है। तो कहते हैं भारतीय समाज की सबसे, परिवार की, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता कि जब से भारत के इस धरती पे, भारत की धरती पे व्यक्ति रहा है तो वो संयुक्त परिवार से रहा है, और आज भी संयुक्त परिवार से है। इस प्रकार संयुक्त परिवार दादा पिता और स्वयं, दादा पिता और स्वयं, एक बात। दूसरी बात हम यहीं पे बात कर लेते हैं, सीधा प्रश्न आएगा कि संयुक्त परिवार में होते हैं, नंबर 1 दादा, नंबर 2 पिता का परिवार, दादा का परिवार, पिता का परिवार, स्वयं का परिवार या पुत्र का परिवार कह सकते हैं, चौथे में उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी करना है, एक बात। यदि क्वेश्चन आ गया एकल परिवार, ये भी आ सकता है कि एकल परिवार में कौन कौन होता है,
तो एकल परिवार का यदि आपको उदाहरण दें, यहाँ भी एक ही है, ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, एकल परिवार का यदि उदाहरण पूछें तो आपको माता पिता एवं अविवाहित संतान या संतति, अविवाहित संतान, तो संतान की जगह पे यहाँ पुत्र भी आ सकता है, ठीक है। तो एकल परिवार किसे कहते हैं? जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ और मेरे बच्चे, तो ये क्या हो गया? एकल परिवार हो जाएगा। तो भारतीय समाज की एकल परिवार की कोई विशेषता नहीं है। हम अलग रह सकते हैं, पढ़ने के लिए हम चले गए अपने परिवार को छोड़कर, लेकिन अब परिवार से अभी हमारा कहते हैं सामाजिक संबंध है, इसलिए एकल परिवार है। माता पिता अर्थात पुत्र, माता पिता या पुत्र या संतान, आपको स्टील में फटाफट ये टॉपिक ऐसे करके दे देगा शॉर्ट में, माता पिता और संतान, तो वो तो एकल परिवार है। लेकिन हमारा भारतीय समाज वर्तमान से प्राचीन से लेकर आज तक संयुक्त परिवार की श्रेणी में है। एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है आपको L1 और L2 में परिवार और समाज, अब क्वेश्चन दे दिए परिवार की विशेषताएं क्या हैं, तो मैं यहाँ पे आपको परिवार की विशेषताएं लिखा रहा हूँ। यदि परिवार के बारे में पूछा, परिवार के बारे में असत्य कथन है, परिवार के बारे में कथन सही नहीं है, तो आपको 4 लाइन दे रहा हूँ, 5 लाइन मिलेगी नहीं, तो आपको 4 शब्द याद रख लें परिवार के बारे में। नंबर 1, परिवार प्राथमिक समूह में आता है। जब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, SST सेकंड ग्रेड की, तो उसमें एक परिवार टॉपिक है और हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है और यही सारणी में से आ जाता है। तो परिवार की विशेषता है, परिवार की विशेषता नहीं है, परिवार के बारे में असत्य कथन, या परिवार या प्राथमिक समूह में आता है। परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, नेता, ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं। दल, जो दल होते हैं हमारी समाजी पार्टियां होती हैं, तो प्राथमिक समूह में केवल परिवार विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। खेल, आपके खेल कूद जो हम करते हैं बच्चे, वो भी प्राथमिक समूह में आते हैं, अपना एक प्राथमिक समूह बनाते हैं। तो प्राथमिक समूह के परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। एक तो विशेषता याद रखना, इसका आकार कैसा होता है? बड़ा नहीं होता, लघु आकार होता है। परिवार, ये हमारा परिवार ही तो है, सीमित है, ठीक है, लघु आकार इसकी विशेषता होती है। नंबर 3, जो संबंध होता है आपस में, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उनका जो शारीरिक संबंध होता है वह सामूहिकता की, हम की भावना होती है कि मेरा भैया कैसे पीट दियो, मेरी बहन तो ऐसे कैसे, मेरे बाबा तो कैसे कह दी, तो हम की भावना पाई जाती है परिवार में। एक विशेषता ही है हम की भावना, एक आपको ये ध्यान रखना, हम की भावना होती है, आत्मीय संबंध होता है। नंबर 4 विशेषता, एक होता है अनौपचारिक और औपचारिक, तो ये अनौपचारिक में आता है, औपचारिक में आता है। तो अनौपचारिक और औपचारिक की एक विशेषता होती है, तो किसके अंतर्गत आता है? तो औपचारिकता निभाई जाती है, अनौपचारिकता निभाई जाती है। तो अनौपचारिकता, औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिकता होता है, आपस में संबंध होता है, तो अनौपचारिकता संबंध होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। परिवार के बारे में असत्य कथन है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार। तो ये तो हमने परिवार के बारे में प्रश्न बनाए। अब प्रश्न क्या बनेंगे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ और क्वेश्चन बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल का परिवार था संयुक्त परिवार, उत्तर वैदिक काल का परिवार था संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में होते हैं दादा पिता पुत्र। नंबर 4 उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी करना है। एकल परिवार में होते हैं माता पिता और संतान, ये आंसर आएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन होता है परिवार की निम्न में से विशेषता नहीं है, यहाँ द्वितीय समूह कर देगा, वृहत परिवार कर देगा, हम की भावना नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन कर देगा। औपचारिकता संबंध होते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये प्राथमिक समूह, लघु आकार, हम की भावना, अनौपचारिक संबंध होते हैं, ठीक है। एक दो पति पत्नी है, पुत्र है, आपस में दोनों ने का सामूहिकता पे बल देते हैं, और इस प्रकार ये परिवार की हो गई विशेषताएं। परिवार के बारे में इतने ज़्यादा नहीं पूछा जाता एक बार। अब बात करते हैं परिवार के बाद समाज, ठीक है।
तो समझ में ऊपर आई। तो आप इसे फटाफट इसकी स्कैन फोटो लें या फटाफट इसे नोट करें। अब देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक डालें समाज, मिटा दें तो यहाँ लिखें समाज। अब समाज पे प्रश्न क्या बनते हैं हमारे वैदिक काल में और वर्तमान की भी मैं मौखिक व्याख्या बता रहा हूँ। तो मौखिक में जो बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाएं, नीचे नोट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में। अब देखिए, तो बात किस पे कर रहे हैं हम, समाज, ठीक है। अब देखिए आगे समाज की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था और उत्तर वैदिक काल का भी समाज पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब पुरुष प्रधान, इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान, पुरुषों की चलती थी। अर्थात परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता था, पिता हो सकता है, परिवार में जो सबसे बड़ा होता है वो मुखिया, प्राय पिता को कह सकते हैं परिवार का, तो पुरुष प्रधान थे। वैदिक सभ्यता पुरुष प्रधान थी, अर्थात वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। लेकिन सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, वह महिला प्रधान था। वर्तमान में भारतीय समाज कैसा है बताओ, मातृ पितृसत्तात्मक। तो 4 प्रश्न बन गए। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था, उत्तर वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था, वर्तमान में भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, अर्थात पुरुष प्रधान। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता है क्या, इसकी विशेषता है कि परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा प्राय पिता ही मुखिया होगा। मुखिया होता है उनकी चलती है, अंतिम निर्णय वो लेते हैं, सलाम दे सकते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल की एक विशेषता थी, वैदिक काल की एक विशेषता थी निरंकुश, निरंकुश समाज था। अर्थात पिता ही अंतिम निर्णय लेता था, पिता की ही चलती थी, क्योंकि पिता को असीमित अधिकार थे, कोई सीमित नहीं थे, वो निर्णय जो ले लिया ले लिया। कहते हैं वैदिक काल में, वैदिक काल का मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ, वैदिक काल में पिता को असीमित अधिकार थे, वह कोई निर्णय ले सकता था, पुत्र को मानना पड़ता था। कहा जाता है कि स्वेच्छ नाम का कहा जाता है, वेद ऋग्वेद में एक उल्लेख है कि जब एक पुत्र के हाथों भीड़ मर गई थी, कुछ पशुओं की हत्या हो गई थी, तो पुत्र ने उसे अत्यधिक दंड दिया था। ऐसे अनेक उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, वैदिक काल में मिलते हैं, पुत्र को दंड दिया जाता था, भले राजा है अपने बेटे को दंड देता था, इसलिए क्योंकि पुरुष प्रधान था, मुखिया पे पूरे अधिकार हुआ करते थे, इसलिए। और आज भी हमारे भारत में हमारे परिवार के जो सबसे बड़ा मुखिया पिता हैं, अपने जो हमारे मुखिया दादा हैं, उन पर पूरे अधिकार होते हैं, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। एक बात ये तो हो गए हमारे प्रश्न आपके यहाँ, ठीक है। अब थोड़े हम समाज की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए समाज की अवधारणा, तो मैं यहीं आपको यहीं नोट में करा देता हूँ, ठीक है। समाज की अवधारणा, जैसे क्वेश्चन बन जाए समाज की अवधारणा किसने दी, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि समाज की अवधारणा किसने दी थी। तो आपको 4 विद्वानों के नाम देगा, ठीक है। समाज की अवधारणा किसने दी, तो इसी में आपको यहाँ सारणी जो बनाई है इसी के नीचे आपको नोट करना है कि समाज की अवधारणा दी किसने। जैसे ये अंतर हो गया हमारा, यहाँ नोट आपको ये नोट चल रहा है, तो समाज की अवधारणा पूछे किसने दी थी, तो आपको आंसर करना है मैकाइवर पेज नामक विद्वान थे, इन्होंने दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस अवधारणा का जो उल्लेख है एक पुस्तक में है, सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी पुस्तक है, इनकी एक बुक है, इन दोनों की बुक है। इसमें कथन कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। कथन पूछा जाता है, संबंधों का जाल है। ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन दोबारा सुने। समाज की अवधारणा किसने दी? मैकआइवर पेज ने दी। एक बात, सोशियोलॉजी या सोशलिस्ट या सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? मैकआइवर पेज की है। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल, यह कथन किसने कहा? मैकआइवर पेज ने कहा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और वर्तमान का समाज, वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। मां नारियों की सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली थी, इसलिए हम उसका प्रमाण लगाते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ समाज के बारे में। ठीक है, अब हम समाज के बारे में, अब समाज की इकाई के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक हुआ। अब जो 5वां बिंदु है उसमें लिखें समाज की इकाई। लिखें 5वां, समाज की इकाई। अब समाज की इकाई में क्या प्रश्न बनता है कि समाज की सबसे बड़ी इकाई और समाज की सबसे छोटी इकाई पूछेगा आपसे। ठीक है, तो समाज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई, मैंने इससे पहले एक राजनीतिक वीडियो, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था डाल रखी है, उसमें मैंने आपको ये सब टॉपिक बताए, दोबारा रिवाइज के रूप में आ रहा है, तो यहाँ सुन लें। ठीक है, समाज की इकाई, तो क्वेश्चन आएगा ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई। एक बात, ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ। वर्तमान में भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई, एक ही आंसर है। कोई सा भी काल आ जा, ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कोई भी काल आ जा, छोटी इकाई पूछे तो आपको परिवार करनी है। अर्थात सिंधु सभ्यता से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूँ। आज ही भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, इसलिए आप कन्फ्यूजन मत होना, परिवार चली आ रही है। यदि आपको एक सावधानी रखनी है, यदि ऋग्वैदिक काल में, थोड़ा गड़बड़ी कर सकता है, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई पूछे और ऑप्शन में दोनों आ जाएं, एक ऑप्शन में परिवार भी दे रखा हो, एक ऑप्शन में कुल दे रखा हो। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको कुल करना है, परिवार दूसरे नंबर पे आएगा। उस समय कुल चर्चित हुआ था, परिवार थोड़े समय ऋग्वेद के अंतिम समय में उसे परिवार कहने लग गए, तो आपको कुल करना है। या कोष्टक में कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऑप्शन में दे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी कब होगी आपको? जब इन दोनों को अलग अलग कर दे तो आपको कुल करना है। बाकी सब में परिवार ही परिवार है, सिंधु सभ्यता हो, उत्तर वैदिक काल हो, मौर्य काल, गुप्त काल हो, कोई भी काल हो, लेकिन ऋग्वैदिक काल में परिवार को कुल कहा जाता था। ठीक है, जो आज वर्तमान में परिवार के नाम से चर्चित है। ये हो गई छोटी इकाई। अब पूछे बड़ी इकाई, भिन्न भिन्न कालों में बड़ी इकाई चयन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ बड़ी इकाई आपको मौर्य काल में बताएंगे, एक मौर्य काल के बारे में पूछ सकता है, एक यहाँ पूछ सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल की बड़ी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल की बड़ी इकाई जन थी। देखना, राजनीतिक वीडियो मैंने कराया है आपको, वेद आर्यों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक, आपको प्रशासनिक जीवन कराया है, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे छोटी परिवार और सबसे बड़ी जन। ठीक है, और यहाँ बड़ी थी राष्ट्र। यदि राष्ट्र ऑप्शन में ना हो तो इससे छोटी थी मानी जाती है वो जनपद। जनपद राष्ट्र दोनों आ जाएं तो आपको राष्ट्रीय माना जाएगा। अभी बताऊंगा आपको। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक नोट के रूप में, सीधा प्रश्न तो ये बनेगा। अब मैं आपको नोट कराऊं, नोट के ऊपर जैसे क्वेश्चन बने इस टाइप में, ऐसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो प्रशासन कैसे चलता था? समाज का प्रशासन, समाज की इकाई के 4 वर्गों में बटी हुई थी। यहाँ भी आपको 2 वर्ग और बढ़ जाएंगे। 4 वर्ग क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल अर्थात परिवार थी। ठीक है,
सबसे छोटी इकाई। फिर उससे बड़ी पहली हो गई। अब उससे बड़ी इकाई क्या थी? अर्थात कुल परिवारों का समूह। परिवार से अनेक परिवार मिलकर के क्या बनता था? ग्राम बनता था, गांव बनता था। अब अनेक ग्रामों का समूह जो तीसरी इकाई थी, परिवारों का समूह ग्राम और ग्रामों का समूह विश्व बनता था। विश्वों का समूह, अनेक विश्वों का समूह क्या बनता था? जन बनता था। ये थे चार। तो परिवार, ग्राम, विश्व और जन। अर्थात ऋग्वेदिक काल में प्रशासन की मुख्य थी ये सबसे छोटी इकाई और ये सबसे बड़ी इकाई। मैंने आपको बता रखा है कि परिवार या कुल का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? वो कुलिप कहलाता था, कुलपा कहलाता था या गृहपति कहलाता था। ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता, ग्रामणी, ये ध्यान रखना, ग्रामणी कहलाता था। अलग मैं इसलिए कह देता हूँ आपको याद रहे। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। एक बार ऐसे ही जन का मुखिया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले जन का मुखिया, तो इससे से है जनस्य गोपा। गोपा मतलब राजा या राजन। यदि आपको अलग ऑप्शन में दे दें दोनों तो आपको आंसर ये करना है। ठीक है। तो ये है परिवार की समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार व कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जन थी। लेकिन इसमें परिवार की सबसे बड़ी इकाई समाज की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र हो गए, लेकिन छोटी परिवार थी। अब हुआ क्या था कि ये चारों इस समय भी थी। जो पांचवें इससे बढ़कर के बने, अर्थात इसके बाद जो बने अनेक जनों का समूह क्या कहलाया? जनपद कहलाया। और अनेक जनपद जो आपस में मिल जाए पूरा क्या कहलाता था? पूरा हिंदुस्तान। और इस प्रकार वो राष्ट्र कहलाता था। तो इस प्रकार परिवार सबसे छोटी इकाई हो गई और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई। तो आपको ये ध्यान रखना विशेष करके यहाँ, इसलिए मैं परिवार यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ आपको दो शब्द ध्यान रखने ये कि जनपद और राष्ट्र का उदय, जनपद शब्द और राष्ट्र शब्द का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है, जबकि इन चार शब्दों का उदय ऋग्वेदिक काल में। सीधा प्रश्न बनता है कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी संस्था, कौन सी समाज की इकाई नहीं थी, कौन सी नहीं, ठीक है, इकाई नहीं थी, प्रशासन की इकाई नहीं थी। तो ऑप्शन में जनपद को या राष्ट्र को रख देगा। ठीक है, इनमें से अलग कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जनपद और राष्ट्र का उदय हुआ। ये चारों तो थी इसमें, तो 5 में ये बनी है, 6 में ये बनी, यहाँ 6 थी और यहाँ केवल 4 थी। तो बस आपको 4 तो ऋग्वेदिक काल की और 2 अंतिम, तो जनपद राष्ट्र का उदय इस काल में हुआ। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक समाज की इकाई आपको ऐसी ही याद करनी है। यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं किताब वाले, राष्ट्र को ऋग्वेद में बता दें राष्ट्र शब्द का कोई उल्लेख नहीं। ठीक है, अर्थात राष्ट्र जो अनेक जनपदों का समूह था। देखो दोबारा, परिवारों का समूह ग्राम, ग्रामों का समूह विश्व, विश्व का समूह जन, जनों का समूह जनपद, जनपदों का समूह राष्ट्र। एक मैंने क्वेश्चन आपको एक नोट में दिया था, उसमें आपको बता दूं मैंने क्वेश्चन क्या कहा था? ग्रामों के समूह का समूह क्वेश्चन दिया था मैंने। ऑनलाइन में एक क्वेश्चन मेरा प्रतिदिन चलता है, एक क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ। क्वेश्चन क्या था? ग्रामों के समूह का समूह। तो ग्रामों के समूह कौन हो गया? विश्व। तो ग्रामों के समूह के देखो, ग्रामों के समूहों का समूह, तो आंसर क्या था? विश्व था। 9th क्लास में दे रखो ही, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लड़के ग्रामों के समूह क्वेश्चन आया था विश्व करते। मैंने क्वेश्चन इसलिए दे दिया, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न डालता हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिकों में कि बच्चे कन्फ्यूजन करेंगे, पढ़ते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तो उन क्वेश्चनों को जरूर आपको देखें। नहीं समझ में आता है तो मैं नीचे आपको आंसर वीडियो लिख देता हूँ कि इस वीडियो में इसकी व्याख्या देखें, तो पूरा विस्तार से उस वीडियो को देखें, समझें। ठीक है, तो ग्रामों के समूह को जन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। और ये हमारा बिंदु हो गया 5वां बिंदु। ठीक है, मिटा दें स्क्रीन, फोटो लाए फटाफट। अब देखिए आ गए छठा टॉपिक डाला है। अब समाज में
महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, पुत्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पत्नी के बारे में बात करेंगे, नारियों के बारे में बात करेंगे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो यही समाज चल रहा है। तो समाज की इकाई, अब समाज की बात करते हैं। परिवारों की तो पुरुष की तो अच्छी स्थिति थी, लेकिन महिला की स्थिति की बात करेंगे। तो छठवां टॉपिक है महिलाओं की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, टॉपिक डाले हैं महिलाओं की स्थिति। अब महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको भारतीय समाज में विशेषता लैंगिक संवेदनशीलता जेंडर दे रखा है, तो जेंडर वही है, लैंगिक संवेदनशीलता टॉपिक दे रखा है। रीट वालों को, L2 वालों को इसी में आएगा। ये पूरा इतिहास पढ़ना है, प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक की प्रत्येक चैप्टर में जब भी महिला की स्थिति आएगी वो आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं में से 4 लाइन आपको एक लाइन असत्य कथन दे देगा, इसलिए ध्यान रखें कि एक लाइन उस समय सिंधु सभ्यता में महिला की स्थिति कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में कैसी थी, गुप्त काल में, मौर्य काल में, जनपद काल में, और आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और समाज की जो प्रथाएं, मैंने आपको सती प्रथा दे रखा है। आगे ऐसे एक टॉपिक फिर दास प्रथा का, बाल विवाह का, इनको मैं एक एक टॉपिक बनाते जाऊंगा। उनको भी जेंडर विविधता में, लैंगिक संवेदनशीलता में ही टॉपिक आएगा। ठीक है, चलें आगे। अब महिलाओं की स्थिति, छठवां टॉपिक इसमें पढ़े सामाजिक जीवन में। अब छठवां टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसमें बेहद अधिक से अधिक अच्छी, बेहद अच्छी सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक, अर्थात महिलाओं को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाता था। धार्मिक जो कार्यक्रम होते थे, धार्मिक आडंबर होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, उसमें महिलाओं को कोई प्रतिबंध नहीं था, बाउंड नहीं किया जाता, खुले में थे। महिलाएं पुरुषों की तरह रहती थीं। कोई दास प्रथा, कहते हैं दास प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं था, घूंघट डाल के नहीं रहती थी, एक ऋषि कन्या की तरह रहती थी। ससुर हो, पति हो, सास हो, अन्य परिवार का बुजुर्ग सदस्य हो, और एक पुत्री की तरह रहती थी, ऋषि कन्या की तरह रहती थी, सम्मानजनक स्थिति थी, अर्थात सादगीपूर्ण जीवन जीती थी। केवल एक अधिकार नहीं था, बाकी सभी अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार नहीं था, बाकी सभी अधिकार थे। ठीक है, कहते हैं 4 पिता की संपत्ति में विभाजन, बंटवारा, तो महिलाओं को यहाँ अधिकार नहीं था। लेकिन हाँ, उस महिला को अधिकार था जो लड़की शादी नहीं करती थी, परिवार में रहती थी, अमाजू जिसे कहते हैं, उसको संपत्ति का अधिकार था। तो सामान्यतः आ जाए, संपत्ति का अधिकार नहीं था, केवल ये ध्यान रखना बाकी सब अधिकार थे। जैसे पहला अधिकार उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का अधिकार थे, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार था। यज्ञ कर सकती थी पुरुषों की तरह, यज्ञोपवीत धारण करती थी। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार था, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ना 2 4 5 पढ़ ली, चिट्ठी पढ़े वाला पढ़े ला जी, कहते ना बड़ी बड़ी, बस इतना बहुत है। वो दादी कह दे कि बेटी चिट्ठी पढ़ो सीख गई, बहुत है तू, चल किचन में घुस जा। लेकिन नहीं, वहाँ उस शिक्षा का अधिकार था, पूरी शिक्षा ग्रहण करती थी। दूसरी बात, सहज शिक्षा था, अलग अलग शिक्षा नहीं थी, सहज शिक्षा, साथ साथ पढ़ती थी। और शिक्षा जो सहज शिक्षा थी वो कैसी थी? गुरुकुल शिक्षा थी, अर्थात गुरुकुल में रह करके ये शिक्षा ग्रहण करती थी। और गुरुकुल में सहज शिक्षा थी, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते थे, उसी आश्रम में रहते थे, कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था, दुराचार व्यवहार नहीं था, अर्थात सम्मानजनक स्थिति थी। एक बात। तीसरी बात, यदि घर में राजा के यहाँ कोई समिति बनती थी, मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी, 3 संस्था बताई थी, विदथ, सभा और समिति बताई थी। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति रह गई थी, प्रजापति पुत्रिया कहा गया। तो विदथ और सभा में भाग लेने का अधिकार था। तो विदथ संस्था और सभा जब भी कमेटी बैठती थी, महिलाएं
पुरुषों के समान ही उसमें भाग लेती थी, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे विदत और सभा में, सम्मति में नहीं। पता नहीं कौन सी क्लास में बता रहा था एक विद्यार्थी, वहाँ लिखा हुआ है, सर लक्ष्य किताब है, सभा सम्मति में भाग लेने का अधिकार गलत है। वो केवल विदत और सभा में लड़कियाँ अर्थात लड़कियाँ भाग लेते थे और इस प्रकार कहते हैं भाग लेने का अधिकार था। लेकिन यहाँ अधिकार समाप्त हो गया, यहाँ कोई अधिकार नहीं था। ये 3 बड़े अधिकार माने जाते हैं। पूरा धार्मिक क्रियाकलापों में कोई प्रतिबंध नहीं था, हर कार्य कर सकते थे। संपत्ति का भी अधिकार था, यहाँ संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सभी अधिकार थे। और लेकिन यहाँ क्या होगा, जो महिला की स्थिति होगी, महिला का स्थिति का पतन हो जाएगा, सोचनीय विषय हो जाएगा। महिला की स्थिति का पतन हो जाएगा, यहाँ एक ध्यान रखना। यहाँ एक अच्छी स्थिति थी, सम्मानजनक स्थिति, यहाँ सम्मान का पतन हो गया, एक बात। अब जैसे इसी की तुलना करें, उपनयन संस्कार बंद, सोचनीय है, जनेऊ नहीं पहनाना, गुरुकुल में जाना बंद। शिक्षा का अधिकार सोचनीय हो गया, बंद कर दिया, बॉन्ड लगा दिया। विदत अर्थात संस्थाओं में भाग लेना लड़कियों के प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात यहाँ महिलाओं का हो गया उत्तर वैदिक काल में पतन होना चालू हो गया, और पतन होता ही जाएगा। और आपने देखा कितना है, अब तो उठने लगा दोबारा ये पद्धति आने वाली, लेकिन तब भी काफ़ी समय लड़कियों को, कन्याओं को, महिलाओं को सम्मानजनक, ऐसी ऋग्वैदिक काल की सम्मानजनक स्थिति के लिए बहुत बड़ा काल है। अभी तो बहुत बड़ा हमें संकट झेलना है, बड़ी बड़ी कुरीतियों को हमें समाप्त करना है, प्रथाओं को समाप्त करना है जब। लेकिन ये स्थिति थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था, आज भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, महिलाओं की स्थिति ऐसी थी। तो गुरुकुल में शिक्षा थी, शास्त्र पढ़ते थे, ये भी ध्यान रखना है। अलग अलग नहीं, गुरुकुल अलग नहीं थे, एक ही गुरुकुल थे, वहीं रहते थे, ठीक है। आपने सीता का वर्णन देखा हो, तो सीता से शिक्षा थी। यहाँ पतन होता जाएगा, धीरे करके इनका पतन होता जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति। अब महिलाओं की स्थिति में बात करते हैं, पहले कहते हैं कि पत्नी की। अब महिलाओं में पत्नी की स्थिति क्या थी और पुत्री की स्थिति क्या थी। भाई पुत्री, फिर उसकी शादी हो गई, पहले पुत्री है, फिर उसकी शादी हो गई तो वो किसी की पत्नी बनेगी। तो पुत्री की स्थिति कैसी थी और महिला कहते हैं पत्नी की स्थिति कैसी थी, ये भी पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट करें। तो अब अगला टॉपिक डालें, ठीक है, 7वां बिंदु, और लिखें पुत्री की स्थिति। पुत्री को क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखें पुत्री। अब पुत्री पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें असत्य कथन बनेगा, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। ये गलती कर देगा, यहाँ कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था, यही गलती कर सके संपत्ति, तो यहाँ कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिला तीनों सम्मानजनक की स्थिति थी। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे 7वां टॉपिक है और 7वीं बात कर रहे हैं। अब बेटी, अब महिला में बेटी, फिर उसकी शादी हो जाएगी तो पत्नी हो जाएगी। तो पुत्री को, अब ऋग्वेद में पुत्री को क्या कहा गया है, एक बात, ठीक है। ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है, दुहिता या दुहिता, दुहित्री, कभी कभी दुहित्री भी दे देते हैं, अर्थात गाय को धोने वाली, दुहने वाली, तो दुहित्री कहा गया है। और यहाँ लेकिन पुत्रियों का, महिलाओं का पतन होने लग गया, पुत्री की दिशा खराब होने लगी। इसका मतलब पुत्री को हीन भावना से देखेंगे। अब यहाँ पुत्री को हीन भावना से क्या, और इसके लिए एक शब्द आ गया कृपण। कृपण का मतलब क्या होता है, ठीक है। कृपण का मतलब क्या होता है, कृपण का मतलब होता है कि समस्त दुखों का कारण। पुत्री को क्या कहा गया, पुत्री को समस्त दुखों का कारण, ये स्थिति हो गई। लेकिन गाय को दुहने वाली, गाय समान, गाय को दुहने वाली, दुहित्री का मतलब बेटी होता है। जैसे गाय का सम्मान करते थे, ऐसे ही गाय की तरह ही पुत्री को पूजा जाता था, एक बेटी के रूप में,
गाय की सीव माता के रूप में होते थे, और इससे भी और इस प्रकार ऐसे गाय को दुहने वाले और दुहेत्री कहा गया, दुहेता कहा गया ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में पुत्री को क्या कहा गया, दुहेता या दुहेत्री। और उत्तर वैदिक काल में पुत्री को समस्त दुखों का कारण, पुत्री जन्म लेती है जब से दुखी दुख आ जाते हैं, और इस प्रकार पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। और यदि पूछे वैसे ये कृपण कहा गया, और किस ग्रंथ में कहा गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और ये गाय को दुहने वाली किस में कहा गया, ऋग्वेद में। तो आपको ये सब ध्यान रखना। तो ऋग्वेदिक काल में पुत्री को दुहेता या दुहेत्री कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे कृपण कहा गया, अर्थात समस्त दुखों का कारण। पुत्री घर में आ गई तो दुखी दुख पैदा आएगी, टेंशन ही टेंशन है गई ये। और आज भी ऐसा ये देखें तो दुखों का नहीं है। हाँ आ रहा है इधर की ओर, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी उत्तर वैदिक काल की स्थिति हमारे यहाँ लगभग चल रही है। तो ये तो हो गई पुत्री। अब पुत्री का विवाह हो गया, अब वह दूसरे परिवार में पहुंची, अर्थात पत्नी के रूप में पहुंची। अब स्थिति कैसी थी, अब यहाँ टाइम पे पत्नी को कैसे रखा जाता, उसकी स्थिति कैसी थी, और यहाँ पे स्थिति कैसी थी। अब देखो पत्नी की स्थिति, एक शब्द है ऋग्वेद में जायदेस्तम, यहाँ पत्नी के लिए शब्द है। यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। अब जायदेस्तम अर्थात ऋग्वेद में अर्थ है इसका। अब अर्थ क्या होता है, जायवेस्तम और अर्धांगिनी, पत्नी ही घर है, गृह, ये कथन है ऋग्वेद का। पत्नी ही घर है, अर्थात गृह मंत्री है गई, सीधी बात है। तो इसका मतलब अच्छी स्थिति थी, पत्नी ही घर है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पत्नी ही मित्र है, मित्र की दृष्टि में इसे यहाँ कह दिया अर्धांगिनी। और ये अर्धांगिनी जो शब्द लिया गया है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, या किस ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किस ग्रंथ में पत्नी को जायदेस्तम कहा गया, ऋग्वेद में। जायदेस्तम पत्नी ही घर है, ये कथन ऋग्वेद से लिया गया है। पत्नी ही मित्र, ये कथन उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, ब्राह्मण ग्रंथों से लिया गया है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक हुआ महिलाओं की स्थिति। ठीक है, तो महिलाओं की, अब महिला यदि बात करते हैं, कुछ महिलाएं शिक्षित हुआ करती थीं, और शिक्षित महिलाओं को ऋषि कहते थे। और शिक्षित महिलाएं यदि मंत्रों, ऋग्वेद के कुछ मंत्र लिखे थे, उन्हें दृष्टा कहा गया। जो पढ़ी लिखी तो ऋषि कहलाई, शिक्षित महिला। यदि कुछ महिलाओं ने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो भी वेद हैं उनके क्या है मंत्रों की रचना करी, तो वो दृष्टा कहलाई, मंत्रों का रचयिता दृष्टा कहलाते हैं। तो विदुषी महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट इससे लिखें, और विदुषी महिलाओं के आपको नाम बताए जाएंगे। तो लिखें विद्वान महिलाएं या विदुषी महिलाएं, मिटा दें। तो यहाँ नंबर डालें विदुषी महिला। विद्वान महिलाएं अर्थात दृष्टा, मंत्र रचयिता। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने वेदों के कुछ मंत्र रचे तो दृष्टा कहलाते हैं मंत्र रचयिता को। तो दृष्टा विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थीं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल की कौन सी थी और उत्तर वैदिक काल की कौन सी थी। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो तीन आपको याद रखना है। 3 महिलाएं तो अनेक थीं, आप केवल 3 महिलाएं, और क्वेश्चन सीधा बनेगा इनमें से कौन सी ऋग्वेदिक काल की थी और कौन सी उत्तर वैदिक काल की थी। केवल ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको विदुषी महिलाओं में एक थी अपाला,
घोषा मुद्रा, ठीक है। अपाला घोषा मुद्रा, घोषा मुद्रा के नाम से विश्वरा, ठीक है। और इस काल में गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रेता या जावाल, जावाल एक महिला भी रही थी। अपाला घोषा विश्वरा, ऐसे, ठीक है। घोषा हो गए, अपाला घोषा विश्वरा सर्वाधिक पूछी जाती हैं। ऐसे कैसे करके आपको अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और यदि आप याद रखें, लोपा मुद्रा भी याद कर लेना। लोपा मुद्रा चर्चित है, अगस्त ऋषि की पत्नी थी और वही थी जो सीता जी अगस्त ऋषि के मुनि में आई थी। उस समय आभूषण दिए थे, जो आभूषण रावण जब ले गया था तो वो आभूषण अपने शरीर से निकाल करके फेंके थे सीता ने, उन्हीं के चिन्हों से राम जी पहुँचे। तो लोपा मुद्रा वही महिला है। और इसमें भी चलो चौथी महिला बढ़ा लें, जावाल। ये कुंवारी कहते हैं, कुंवारी कन्या होते हुए एक पुत्र को जन्म देने वाली जावाली उपनिषद आपने पढ़ा हो, वो जावाल है। तो ये 4 महिलाएं थीं, अपाला घोषा विश्वरा लोपा। अपाला घोषा विश्वरा लोपा तो है ऋग्वेदिक काल की, गार्गी, मैत्री, गंधर्व, गीता और जावाल, ये 4 महिलाएं किसके काल की? उत्तर वैदिक काल की। इसमें ये सीधा क्वेश्चन बनेगा, मंत्र स्टार ऋग्वेदिक काल की कौन सी, उत्तर वैदिक काल की कौन सी है, उत्तर वैदिक काल की कौन सी है, कौन सी नहीं है। बस इतना याद करना, बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। बात करते हैं अब शिक्षा। मैंने आपको बता दिया गुरुकुल प्रणाली थी दोनों में, ये भी गुरुकुल, यहाँ भी, यहाँ कहते शिक्षा से शिक्षा थी, लड़का लड़की पुरुष और महिलाएं एक साथ पढ़ती थीं। और यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ एक सोचनीय विचार हो गया, पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं कोई अधिकार नहीं था, यहाँ अधिकार खत्म हो गए। तो शिक्षा मैंने आपको वहाँ बता दी। अब महिलाओं की शिक्षा के बारे में हो गया, से शिक्षा थी, यहाँ शिक्षा सोचनी हो गई, यहाँ शिक्षा का अधिकार इनसे छीन लिया गया। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, जैसे और समाज में कौन कौन सी स्थिति थी। तो समाज में जैसे मनोरंजन का साधन, मनोरंजन का साधन, ठीक है, मनोरंजन का साधन। अब यहाँ पे व्यक्ति मनोरंजन क्या क्या करते थे। तो मनोरंजन में क्या है, तो आपको 2 खेल याद रखना। एक तो है ध्रुत कीड़ा, अर्थात 2 व्यक्ति कोई मल्लयुद्ध करना या घुड़दौड़, ऐसे 2 व्यक्ति आपस में कोई खेल खेलते थे। एक और था पासा, पासा खेल या पासा या पासा, जिसे जुआ कहा गया ऋग्वेद में। तो यहाँ जुआ खेला जाता था, ठीक है। तो यहाँ क्या खेला था, जुआ खेला जाता था। और यहाँ जो था मुख्य था ध्रुत कीड़ा थी, या मुख्य घुड़दौड़ के रूप में। यहाँ रथ दौड़ थी, यहाँ रथ दौड़ की जाती थी। और दूसरा पासा भी था, और आपने पासा सुना होगा, सुकनी मामा को पासा द्रौपदी जीत ली। तो ये खेल थे। और इस प्रकार पासा एक खेल ऋग्वेदिक काल का वैदिक सभ्यता का प्रमुख कारण था जो आगे चला। तो ऐसे करके आपको ये हो गया। एक और आपको इस समाज में वैदिक काल समाज में एक स्थिति और है, वैदिक काल समाज में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थीं या नहीं थीं। वैसे मैंने विवाह में करा दिया, एक बार रिवाज आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 11 डाल दें, प्रचलित प्रथाएं। तो ऋग्वेदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई, उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई, ठीक है। लास्ट टॉपिक है और ये आपका टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाता है। 11 बिंदु प्रचलित प्रथाएं। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेदिक काल में समाज की कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थीं। तो समाज में विधवा विवाह होता था, अर्थात मैंने बताया था विवाह में कि एक महिला ऋग्वेदिक काल में 10 विवाह कर सकती थी, पति के मरने के बाद 10 विवाह कर सकती थी, अर्थात पुनर्विवाह विवाह, दोबारा विवाह कर सकती, पुनः विवाह कर सकती थी। तीसरा, यदि पति मर जाता तो सती प्रथा नहीं थी,
लेकिन सती प्रथा कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यहाँ पति मर गया, सती होना है। यहाँ विधवा विवाह खत्म हो गया, ठीक है, और बाल विवाह यहाँ चर्चित हो जाएगा। यहाँ बाल विवाह नहीं था, यहाँ 16-17 वयस्क अवस्था में विवाह होते थे। यहाँ की जो विवाह की उम्र थी वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था में विवाह होते थे। जो लड़की थी गर्ल्स, जो लड़का था बॉय। तो 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष हो, वो गाना सुनो हुए। तो यहाँ लड़की 16 वर्ष की थी और लड़का 17 वर्ष को, अर्थात वयस्क अवस्था। बाल विवाह नहीं थे। बाल विवाह कहाँ होने पे, यहाँ हुआ। पति मर गया, सती है जा। विधवा का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ विधवा को अधिकार था। यदि विवाह नहीं, विवाह का अधिकार था, दोबारा विवाह कर सकती है, यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ सती होना है। लेकिन यहाँ यदि नहीं करना चाहती तो एक और अधिकार था लड़की को, नियोग प्रथा। कौन सा अधिकार था, नियोग प्रथा थी। तो इसमें नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब है कि वह दोबारा विवाह, पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, तो अपनी संतान के लिए अपने देवर के साथ, या देवर नहीं है तो उसके हुआ के मामा के, अपने पति के मामा के हुआ के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है पुत्र प्रति प्राप्ति हेतु, और ऐसे पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। यहाँ नियोग प्रथा है, आज भी है, लेकिन खत्म है। लेकिन सर्वाधिक चर्चित पूर्णतः हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखी जाती थी, लेकिन यहाँ हीन भावना की दृष्टि से देखी जाने लगी। यहाँ पर्दा प्रथा नहीं था, यहाँ पर्दा प्रथा चालू हो गया। महिलाएं पर्दा करने लग गईं। क्यों, इसके अनेक कारण आएंगे। मुसलमान भी आगे आएंगे, राजतंत्र आएगा, कोई दृष्टि भी आएगी, तो पर्दा प्रथा भी यहाँ चालू होगी। लेकिन यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, ठीक है। और मैं आपको एक और बताऊँ, चौथी विशेषता, यहाँ बहुपति अर्थात या बहुपत्नी, यहाँ लड़कियाँ अनेक पति रह सकती थीं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पांचाली आपने देखा होगा, बहुपति विवाह, ठीक है। तो यहाँ भी बहुपति विवाह था, लेकिन सर्वाधिक यहाँ बहुपति था, लेकिन यहाँ इसकी जगह पे बहुपत्नी विवाह ज़्यादा चला। बहुपति तो कम रह गया, लेकिन बहुपत्नी प्रथा यहाँ दोनों थी, बहुपति और बहुपत्नी, लेकिन यहाँ सर्वाधिक बहुपत्नी विवाह। तो एक पुरुष अनेक पत्नी रख सकता है, यहाँ एक महिला अनेक पुरुष रख सकती है, उल्टा था। यहाँ सब थे, अच्छी स्थिति थी। कहने का मतलब ये है महिलाओं की, यहाँ स्थिति सही नहीं थी। तो कौन सी प्रथा थी, कौन सी प्रथा नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में ये प्रथाएं थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये प्रथाएं नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार आपका ये वीडियो आज, आपका ये टॉपिक आज का खत्म हुआ, और इसमें मैंने आपको एक एक टॉपिक के बारे में बता दिया, क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगला वीडियो अगर आपका जो रह गया है वो है केवल धार्मिक स्थिति रह गई है। आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी। 4 पार्ट मैंने आपको 4 सारणी के माध्यम से करा चुके हैं, और जो 5वां पार्ट है वो धार्मिक स्थिति आपको कराई जाएगी, ठीक है।